अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि शार्क टैंक से निकलने के बाद कुछ लोगों ने आपको अप्रोच किया हो वापस, या फिर आपने कभी किसी को वापस अप्रोच किया? आई हैड नो क्लू कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, क्या है, बट मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उस टाइम वो ऑप्शन आता है या तो पैसा छोड़ दो या प्यार छोड़ दो। तो एक चीज मैंने देखा कि कोविड तक कंपनीज एम्प्लॉय असिस्टेंस के नाम पे सिर्फ इंश्योरेंस देती थी, बट कोविड के बाद में एक अपकमिंग बूमिंग ट्रेंड आया है वेयर कंपनीज हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी बियॉन्ड दैट आल्सो। इंडिया के अंदर मार्केट पेनिट्रेशन बहुत ही मुश्किल है, लोग सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं देते हैं, इंडिया पेमेंट टाइम पे आते नहीं है, एंड इंडिया इज अ वेरी लो ट्रस्ट सोसाइटी। इसके आप देखो, आपका दूध वाला भी आपसे महीने के एंड में पैसा लेके जाता है, आप उसको भी पहले पैसा नहीं देते हो कि चुरा लेगा। आई हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी पीपल कि शार्क्स खुद सेलेक्ट करते हैं कि इनको कौन सी पिच में बैठना है, कौन सी पिच में नहीं बैठना। सीरियसली? 100%। इनफैक्ट जो यंग फाउंडर्स को शार्क टैंक पे कमिटमेंट मिली फंडिंग की, उन सारे फाउंडर्स को मोस्टली जिन्होंने कमिटमेंट भी दी, शार्क्स ने घोस्ट कर दी और एंड में मना कर दी। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ईपी टॉक्स। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनकी एज सिर्फ 19 साल की है। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप करियर शुरू किया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कंपनी सेल की थी। 17th की एज में ही सोल्ड हिज सेकंड कंपनी, एंड राइट नाउ ही इज बिल्डिंग अ multi-million dollars of revenue from his third venture. His name is Himanshu Purohit, a guy who started very young, a guy who is a hustler, who has a vision. So आज हम उनसे सीखेंगे कि किस तरीके से एज मैटर नहीं कर, बट विजन, आपका कॉन्फिडेंस और आपका अपने आइडिया पे ट्रस्ट और बिलीव मैटर करता है। So first of all, Himanshu, we welcome you to the new episode of EP Talks. Thank you so much. And without wasting any more time, because आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इंट्रो में दे दी है, now people know कि आप क्या हो और आप क्या कर रहे हो। Absolutely. तो shall we start with एकदम बिगनिंग से, एकदम जीरो से। Let's go with the base. एकदम। हिमांशु एक्चुअल में क्या था और स्टार्टअप करने का आइडिया या स्टार्टअप करने के लिए वो थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप हुआ तुम्हारा? So I guess Himanshu even today is an insecure kid who is trying to prove himself that he can do stuff. Personally, like I started my journey of entrepreneurship 12-12.5 साल का था लगभग मैं उस टाइम पे। So जयपुर में अपनी एक काफी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है टाई राजस्थान करके, and at back then I was studying in Jodhpur with I was living with my parents. उसी साल में जोधपुर मूव किया था। When you were at the age of 12 and a half के आसपास, 12 साल का था तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया। ठीक है। एंड मेरे स्कूल के जो डायरेक्टर थे मिस्टर विक्रम आहूजा, ही वाज पार्ट ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप कॉल्ड एज टाई राजस्थान। सो टाई कंपटीशन होस्ट करता है दी यंग एंटरप्रेन्योर्स करके, वेयर दे वांट यंग फाउंडर्स टू, स्कूल स्टूडेंट्स टू स्टार्ट डिफरेंट कंपनीज, बिल्ड वेंचर्स एंड ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स। आई वॉज रैंडमली सेलेक्टेड, हमारे जोधपुर वाले स्कूल से 5 बच्चों को सेलेक्ट किया कि आपको ये कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। आई हैड नो क्लू कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, क्या है, बट मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग होगा। एंड हमने 5 ने स्टार्ट किया, हमने कंपनी लॉन्च करी थी बुकाबडी उस टाइम पे। बुकाबडी सो बुकाबडी वाज एन एल्डरली केयर असिस्टेंस प्लेटफॉर्म। अच्छा, ओके। सो जस्ट लाइक पीपल बुक एन ओला और एन उबर, हमारे प्लेटफॉर्म पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके बच्चे दूसरे शहरों में रहते हैं, उनको हॉस्पिटल जाना है, एयरपोर्ट जाना है, कहीं भी जाना है, they can book a person who is gonna pick them up, make them do their work and drop them back, and for this they will have to pay on an hourly basis. So that was the core thesis that we started the company with. The company ने काफी ठीक ठाक डिसेंट परफॉर्म किया, हम टाइम में भी जीत गए, 1500 कस्टमर्स में पायलट्स भी करा, ऐप भी डेवलप कर दिया, सब कुछ कर दिया। ऐप भी डेवलप कर लिया, 1500 कस्टमर पे पायलट भी कर लिया। हाँ। एट द एज ऑफ 13 की एज में, 13 के आसपास उसी एज में था ये सब। वाज दैट अ कंपटीशन? टाई का कोई कंपटीशन था? TY द यंग एंटरप्रेन्योर्स करके उनका कंपटीशन होता है। Okay. So उसमें अलग अलग कैटेगरीज में आपको जीतते हो, देन आप फाइनल कंपटीशन में जाते हो एंड ऑल दीस थिंग्स हैपन। गॉट इट। सो उसमें दे हैड सिलेक्टेड अस एंड देन वहां से हमने ये सब किया। सो उस टाइम पे ये चीज होता है ना कि जब हमने सब कुछ कर लिया, बट हम और उस टाइम पे आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्टेड किड, थोड़ा बहुत ज्यादा मोटा भी था और बुली भी बहुत हुआ स्कूल के अंदर।
सो अब उस एंटरप्रेन्योरशिप से क्या हुआ, उससे वो इज्जत मिलने लगी, लाइक प्रिंसिपल भी कुछ कर रहा है, आपको स्टेज पे बुला रहे हैं, हाँ, आपको अवार्ड दे रहे हैं, सब स्कूल में बच्चे आपको जान रहे हैं, राइट, तारीफ हो रही है, ये सब चीज अखबारों में आ रहे हो, आप रेडियो जॉकी को इंटरव्यूज दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो मजा आ रहा था. सो फॉर मी मोर देन मनी और एनीथिंग इट वाज दैट सोशल एक्सेप्टेंस विच आई गॉट फ्रॉम दैट, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिला. फिर उस टाइम वो ऑप्शन आता है, या तो पैसा छोड़ दो या प्यार छोड़ दो. लाइक इधर यू कैन फोकस फुल्ली टुवर्ड्स योर कंपनी, या फिर आप धंधा बना लो, या फिर आप पढ़ाई कर लो. एग्री, मुझे ये था कि मुझे तो यही करना है, बिकॉज मजा आ रहा है, सब कुछ है. बट मैं अदर को फाउंडर्स उन सब का ये था कि भाई आईआईटी का एग्जाम आ रहा है, नीट का एग्जाम आ रहा है, दिस दैट एंड व्हाट नॉट. सो Right. अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू शट दैट कंपनी डाउन. मेरे कुछ फाउंडर्स आईआईटी दिल्ली चले गए, कुछ सीए बन गए, कुछ अलग इंजीनियर्स बन गए, सब लोग अपने लाइफ में अलग अलग पढ़ाई में करने लग गए. बट मेरा कन्विक्शन बिल्डअप हो गया था कि मैं तो इसी चीज में लगा हुआ रहूंगा, और यहीं से मेरा जर्नी में मेरे को ग्रोथ आएगा. राइट, So our school was going for a US trip, so we asked our parents that instead of sending us for that, give us some money in cash. We would like to build something of our own. ओके, So हमने कहा कि देखो उधर मत भेजो, बस पैसा दे दो, हमें कुछ खुद का बनाना है. सो हमने फिर उस टाइम पे एक कंपनी लॉन्च करा. मैं और मेरे दो स्कूल के बेस्ट फ्रेंड्स थे, मैं अर्नव नमन, हम तीनों ने मिलकर कंपनी लॉन्च किया, जहाँ पे हम SLSC करके कंपनी था, जहाँ पे हम टियर 2 एंड टियर 3 ओनर्स, जो बिजनेस ओनर्स थे, जिनके शॉप्स या फिर फैक्ट्रीज थे, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल, उनको एफिशिएंट सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स सॉल्व करने के लिए वो कैसे कर सकते हैं, उसका हमारा थीसिस था. सो वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कमिंग फ्रॉम अ फैमिली देयर वेयर बिजनेस हैपेंस इज कि आपके घर में बिजनेस और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बहुत ओपनली डिस्कस होते हैं. एग्रीड, सो वन ऑफ द कॉमन डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशंस व्हेन फ्रेंड्स यूज्ड टू कम वाज दैट आज या तो फैक्ट्री वाले हैं या दुकान वाले, उनका है कि भाई लेबर को टेक्नोलॉजी नहीं आती है. सो इनपुट आउटपुट मैनेज करना, CRM मैनेज करना, या फिर दूसरी जो भी चीजें हैं उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है. एग्रीड, सो हमने सोचा कि यार वी कैन सॉल्व फॉर दिस प्रॉब्लम. सो हेंस फिर हमने इस वेंचर को, उसमें हमने क्या किया, हमने व्हाट्सएप और टेलीग्राम बॉट्स बनाए, जहाँ पे आपका जो कच्चे का बिल है, विच इज द हैंड रिटन बिल, उसका फोटो डालो, इनपुट आउटपुट अपना अपडेट हो जाएगा, डिलीवरी एजेंट को एड्रेस चला गया, या फिर जो भी चीजें हो गई, ये सब चीजें हम उसके अंदर कर रहे थे. द कंपनी डिड प्रिटी वेल. वी वर एबल टू स्केल टू लाइक अ डिसेंट 1.5 lakh rupees in monthly revenue. 1.5 lakh rupees ऑफ मंथली रेवेन्यू. रेवेन्यू. हम 14 साल के आसपास के थे, 14 साढ़े 14 साल के उसी एज के अंदर थे. और मतलब अच्छा ट्रैक्शन था. बहुत मुश्किल था इनिशियली बेचना, बिकॉज क्या होता था कि अगर आप क्लाइंट के पास रेफरल के साथ भी जा रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, आप चले गए क्लाइंट के पास में, आपने पूछा कि सर ये चीजें हैं, वो होगा कि हाँ ठीक है बेटा आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन नहीं देंगे, कोई गाल खींचेगा, हाँ. कोई टॉफी दे देगा. 14 साल के है ना. हाँ, तो और उसमें क्या बचपना दिखता भी है हाँ, आपकी शक्ल exactly. पे, तो वो चीजें रहती थी. बट हमने कहा कि यार जिद्दी हम थे थोड़े, तो कि लगे रहो, कुछ ना कुछ तो होगा. तो इवेंचुअली 1-1.5 लाख रुपए का मंथली रेवेन्यू स्केल हुआ. हमारा खर्चा बढ़िया निकल रहा था, लिविंग रूम से काम करते थे, कॉस्ट वॉस्ट निकाल के भी प्रॉफिट आ रहा था, सब बढ़िया था. बट देन उसके बाद हमारे क्लाइंट थे, उनके फ्रेंड थे, हमारा इनडायरेक्ट क्लाइंट थे वो. अच्छा, सो ही केम टू आवर ऑफिस, लिविंग रूम हमारे, एंड ही चेक द प्रोडक्ट स्टैक, क्या है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है. And he was thoroughly impressed with the kind of technology stack that we are able to build. So eventually he offered us to acquire the technology IP from us. So हम 14.5 साल के थे, 35 लाख में उन्होंने हमारा IP खरीदा. so at the age of 14 Yeah. you sold your first start 14 है उस टाइम फर्स्ट स्टार्टअप बेचा, 35 lakh rupees. 35 लाख रुपीस. और हम 3 फाउंडर्स थे, 12-12.5 लाख रुपए आए एक एक के. फिर वो फीलिंग आता है अपुनिच भगवान है, agreed. तो लाइक वो नया पैसा होता है. हाँ. So that 14 साल के लिए 12-13 लाख रुपए इज अ वेरी 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 बिग अमाउंट. yeah, for us it was काफी strong. 10 रुपए की चॉकलेट से ऊपर कौन सोचता है 14 साल का बच्चा. I guess वही होता है ना कि I was lucky enough to find my passion early on, I would say. Agreed. So I often say that you don't choose your passion chooses you. So it was, I guess, destiny and everything around it playing a very strong role into bringing me closer to what I want to build. वो किया. उसके बाद में 10th के बोर्ड्स आ गए, तो थोड़ा पढ़ाई किया. फिर लगा कि अब थोड़ा पास हो पैसे जाते की हैं. जगह पैर पे फोकस. So, and थोड़ा सा आई गेस पेरेंट्स का ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा था, हाँ. बिकॉज आप जब पैसा कमाने लग जाते हो, आई फील क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है. और आई वाज नॉट अ वेरी जिद्दी या फिर ढीठा उस टाइप का बच्चा. सो थोड़ा सा पेरेंट्स का ट्रस्ट था, एंड वो पैसा आना लग गया, वो भी देख रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं, तो ट्रस्ट वाज बिल्ट ओवर टाइम. Agree. सो वंस दैट पार्ट ऑफ द जर्नी वाज डन, उसके बाद में दुबई के अंदर कोविड के टाइम पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा मेरे को, फर्नीचर एक्सपोर्ट्स का मार्केट काफी बूम था हो रहा है, बिकॉज शुरू से इफ यू सी जयपुर जोधपुर इज अ मेजर हब फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड Agreed. एक्सपोर्ट्स. सो लाइक कि कैन वी बिल्ड समथिंग इन दिस डोमेन. सो उसके बाद में वी लॉन्च, आई अलोन इटसेल्फ लॉन्च दिस कंपनी कॉल्ड एज ए साथी. ए साथी. ए साथी. Okay.
It was a B2B furniture tech company जहाँ पे we used to source furniture from primarily Indian markets, then some Chinese, and then export into Middle Eastern and European markets. Okay. The company did pretty well. हमने उस टाइम एक इंसाइट मेरे पास ये लर्निंग रही लास्ट टाइम से कि आप खुद जाओगे लोग नहीं खरीदेंगे बिकॉज आपके चेहरे पे बचपना दिख रहा है. पीपल वोंट ट्रस्ट यू. तो जो लास्ट Yeah. एग्जिट का पैसा था उससे हमने एक जो रियल एस्टेट एजेंट होता है उसको हायर किया कि तेरा बेस पे ये है, तेरे को बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा सारी सेल्स पे, आपको फर्नीचर बेचना है मिडिल ईस्टर्न मार्केट में दुबई के अंदर. सो लेट्स से उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज है जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स बनाती है और उसको लीज आउट करती है, काफ़ी बड़ा एक रियल एस्टेट ग्रुप है, उसने 50 स्टूडियो अपार्टमेंट की बिल्डिंग बनाई. सो उसका एंड टू एंड फर्नीचर इज समथिंग दैट वी वुड बी टेकिंग केयर ऑफ. Wow. सो वो हम करते थे. बहुत अच्छा कंपनी का रेवेन्यू स्केल किया. हमने जब कंपनी को एकदम एंड में जब एग्जिट किया उससे पहले $2.7 मिलियन का GMV चल रहा था हमारा. $2.7 million. Yeah, and I was like 17 something, I guess. So pretty good of a conviction building kind of a journey I have had with that. And then हमारे one of the clients जो थे BVG, उनका ये था कि या तो आप हमें बेच दो या फिर we will switch vendors. उनको एक strategic exit चाहिए, acquisition करना था to build a new vertical for their own businesses. So eventually they acquired us under a strategic exit. At a value, at what valuation? At a decent number, like Okay, got it. a smaller single digit mil Okay. kind of a number. So अच्छा traction exit हो गया. And at that point of time, you were 17, Himanshu. Yeah, 17, 18, yeah. So, wow. मतलब Himanshu just wanted to know one more thing यार. Like revenues बढ़ रहे हैं हाँ. हर 2-3 साल में नई कंपनी के साथ. The thing is कि यार how you're able to convince these guys. मतलब ultimately what I believe is this. Last podcast पे भी मैंने ये चीज़ बोली थी that a founder is a storyteller. A good founder is a good storyteller. How do you convince people at such a young age कि you should do this? And जिसको आप convince कर रहे हो, he is far, Older. elder or Yeah. older than you. Then how do you convince them कि this is a market gap, and I think there is an opportunity that we can make, and I think we should do it. What is that skill यार? I mean, on a very serious note, I know I'm sitting with you, but the maturity, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, it doesn't feel like that I'm talking to a 20 years of guy, I'll be very honest with you. मेरे को नहीं लग रहा मैं 20 साल के लड़के से बात कर रहा हूँ. It feels like कि मैं कर रहा हूँ एक 28-30 साल के एक मेच्योर आदमी से बात जिसमें बहुत समझ है धंधे की अभी तक. मतलब अभी तो पॉडकास्ट शुरू हुआ है. तो how easily you are able to convince people on your belief, on your goal, on your vision? Yeah, so I feel मतलब शुरू से तो I was not good with talking. I was a very introverted kid. बोलना नहीं आता है, बात करना नहीं आता है and all that. I had my own fair share of journey of transition जहाँ पे मैंने सेल्स करना सीखा, बोलना सीखा. और मुझे इसमें ना एक कॉन्स्टेंट आइट्रेशन मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है. सो मैं आपको इसमें शायद एक कहानी सुनाता हूँ. सो जब मैं 8th में जब नई स्कूल में गया तो वहाँ पे एक हमारे ऑडिटोरियम में पब्लिक स्पीकिंग का एक सेशन हो रहा था. सारे स्कूल के बच्चे बैठे हैं, एक कोच आया हुआ है जो आपको सिखा रहे हैं कि बोलना कैसे है, कैसे पॉज लेना है, ठहराव क्यों चाहिए, क्या नहीं चाहिए, दिस एंड दैट. So that time you were in Jodhpur. Okay. एंड उन्होंने कुछ पूछा और उसका जवाब में मुझे कुछ अगली बोलना था. Okay. बट क्या होता है ना, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी पढ़ते हो बट कई बार आप प्रैक्टिस नहीं करते हो बोलना. सो आपको लिखना आता है, आपको दिमाग में पढ़ना आता है, बट प्रोनाउंसिएशंस नहीं आती आपको चीजों की. सो मैंने अगली को उगली बोल दिया एंड वो पूरा ऑडिटोरियम हंसने लग गया मेरे ऊपर. एंड तब वो एकदम हो जाता ना कि यार हम तो इज्जत बढ़ाने के लिए बोलने रहे थे और बेइज्जती हो गई. बेइज्जती हो गई. एंड देन उस दैट रियली वर्कड एज वन ऑफ द चेंजिंग मोमेंट्स फॉर मी. बिकॉज उसके बाद मैं बिकेम वेरी पर्टिकुलर एंड ऑब्जर्वेंट अबाउट कि लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैसे उनका POV क्या है बोलने का, किस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है. दीज थिंग्स आई स्टार्टेड लर्निंग आफ्टर दैट. वो होता है ना कि वो भूल करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और बदलाव करना प्रगति है. सो आई हैव ऑलवेज उससे मैंने एक चीज सीखी कि मेरे को ऑब्जर्व करना है. मेरे साथ ये चीज हुई लेकिन ये वापस नहीं दोहराऊंगा मैं चीज कि आगे से मेरे स्पीकिंग की वजह से मुझे कहीं इशू नहीं आना चाहिए. तो वहां से मैंने शुरू किया. एज एंटरप्रेन्योर्स आई फील सेलिंग इज द ओनली थिंग वी डू. हमारा काम ही कहानियां और किस्से बेचना है. Agreed. और आप सिर्फ अपने सेलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट यू सेलिंग टू एनी ऑफ योर क्लाइंट्स. यू आर selling to your employees as well to convince them to join you. You're selling to your investors, you're selling to your clients, your family, your friends, every single person you meet from any POV, you are selling yourself. And I feel that's the core. अगर आप खुद को बेच नहीं सकते आप कुछ नहीं कर सकते. आपका धंधा आपसे बेहतर कोई बेच ही नहीं पाएगा कभी भी.
तो आपको बेचना तो आना ही चाहिए। आज एक एम्प्लॉय है जिसने एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करी, आप चाहते हो कि बंदा मेरी कंपनी ज्वाइन करे, क्या आपके पास में कोई बहुत बड़ी हायरार्की है? नहीं है। नहीं है। क्या आपके पास कोई अरबों की फंडिंग है? नहीं नहीं है। क्या आपके पास कोई बड़ी कंपनी है? नहीं है। सो आप सिर्फ अपने कन्विक्शन से उस आदमी को कन्विंस कर सकते हो कि वो आपके साथ काम करेगा, अपने विजन से। अपने विजन से। और एक होता है ना कि किताब लिखना और किताब समझाना दो अलग चीजें हैं। Agreed. तो आप किताब लिख लो, उसको समझा नहीं पाओगे, आपको कभी ज्वाइन ही नहीं करेगा। सो योर पीओवी हैज टू बी कि आप उसको कितना कन्विंसिंगली आप उसको एक कहानी बता सकते हो, कितना कन्विंसिंग उसको आप एक लॉन्ग टर्म पीओवी या पिक्चर दिखा सकते हो, वो आप सेलिंग से करोगे। आप क्लाइंट्स को बेचते हो या फिर किसी को बेचते हो, मेरा एक बिलीफ रहा है या फिर मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है, पहले मैं बहुत ही जब बेचता था बहुत ही बिजनेस टॉक्स करता था, मतलब सिर्फ एकदम सीरियस हुआ सिर्फ बिजनेस की बात करो, नंबर्स की बात करो, काम से काम की बात करो। बट आई रियलाइज कि सबसे बेस्ट सेल्स तब होती है जब आप बेच नहीं रहे होते हो। इफ यू रियली टॉक विद पीपल फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ बिल्डिंग रिलेशंस विद देम, कनेक्टिंग विद देम, फ्रॉम नोइंग देम जेन्युइनली। क्यों, आपकी तो इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है ना यार कि आप अपने एम्प्लॉयज की कहानी नहीं जान सकते हो। मेरी दूसरी कंपनी, उसका टैगलाइन है व्हाट्स योर स्टोरी। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक कहानी होती है और उस कहानी को जानना बहुत जरूरी है। सो आप जब तक वो कहानी नहीं जान रहे हो, आप जब तक उनके डेप्थ में उनको नहीं समझ पा रहे हो, आप कैसे चीजों को सॉल्व कर पाओगे? सो मतलब ये है कि यार कहानी सुनाओ, एक्चुअल रिलेशंस बिल्ड करो, तभी एम्प्लॉयज रुकेंगे ना यार। जैसे एक मेरा ये हुआ था कि जब हमने एक कंपनी जब लॉन्च की थी तो हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज थे, रातों रात पोच हो गए कंपटीटर के थ्रू। ओके। एंड फिर मैं अपने एक मतलब फाउंडर थे, काफ़ी बड़े यूनिकॉर्न फाउंडर डायनोआउट के, मैं उनसे कहीं मिला था, मैंने कहा यार ये ऐसा हो रहा है। तो ही सेड कि यार अगर आपके सारे एम्प्लॉयज जा रहे हैं ना, मतलब उनमें कन्विक्शन ही नहीं है आपके धंधे को लेकर। ओके यार ये बात तो सीख रही है, हमने यार बहुत पॉइंटेड बात है कि अगर सब जा रहे हैं तो फिर कुछ कमी तो मुझ में ही रही होगी। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कि भाई मेरे को इनसे जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ, इन एम्प्लॉयज के अंदर, मैं इनकी कहानियों में इंटरेस्टेड हूँ, मैं उनके जीवन में इंटरेस्टेड हूँ। मतलब हर मनुष्य की कहानी है ना यार, सब कहानियां सुनाना चाहते हैं, सब अपने लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं। सो अंटिल यू डबल डाउन अपॉन दैट, हाउ विल यू रियलाइज कि क्या हो रहा है एंड क्या नहीं हो रहा है। सो मेरा एक ही ऑब्जर्वेशन रहा है कि कहानियां सुनाना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना बहुत जरूरी है। आपका कॉन्फिडेंस आपके शब्दों से ज्यादा पावरफुल होगा हमेशा। इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू स्पीक, बट इट्स मोर अबाउट हाउ यू स्पीक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको हमेशा क्राउड से स्टैंड आउट करना है तो आपको, मुझे लगता है कि दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो ग्रेट स्टोरी टेलिंग स्किल्स, कि आप कहानी बहुत अच्छी सुना रहे हो, और दूसरा नॉलेज। बिकॉज आप कहानी सुना तो अच्छी रहे हो बट बकवास कर रहे हो तो भी लोग नहीं सुनेंगे। सो आपके इसमें नॉलेज प्लस स्टोरी टेलिंग के साथ अगर आप काम करोगे तभी होगा। क्लाइंट्स को भी बेच रहे हो, रिलेशन बिल्ड करो, अपना आप सेलिंग एज अ बाय प्रोडक्ट हो ही जाएगी। Agree. Himanshu, अभी you said a word called story selling skill. हाँ. For anybody, for example, if somebody who is watching us is a young guy, हाँ. how he or she can develop that selling skill, like how you have developed it, और या फिर किस तरीके से किसी भी बच्चे को डेवलप करना चाहिए, किसी भी इंसान को डेवलप करना चाहिए, वो प्रोसेस क्या है? यार इसमें इसकी कोई गोली तो नहीं आएगी कि आपने ले ली या फिर आपने एक मास्टर क्लास ले ली 1 घंटे की और आप एक परफेक्शनिस्ट बन गए कि अब आप सारी कहानियां सुना सकते हो, जीवन को कंटेम्पलेट कर सकते हो। वो चीज़ नहीं होती है। इट्स अ गेम ऑफ ट्राइंग एंड फेलिंग मिसरेबली। लाइक मैंने तो, मेरा जैसे कोल्ड कॉलिंग होती है, मैंने उसको खुद सीखा। 10 कॉल खराब गए, गाली खाई, तब जाके 11th में आइट्रेट किया, फिर 12वीं में आइट्रेट किया, जो गलत लग रहा था वहाँ उसको आइट्रेट करते गए। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रैक्टिस यार। आप कितना ज़्यादा खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर ला के बात कर सकते हो, कितना ज़्यादा आप नई चीज़ें ट्राई करने के लिए ओपन हो, कितना ज़्यादा फेल होने के लिए ओपन हो। लाइक यंग फाउंडर्स के साथ मैंने, जो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स होते हैं, उनका एक कॉमन प्रॉब्लम ये रहती है दैट दे वॉन्ट टू मेक देयर प्रोडक्ट परफेक्ट बिफोर एनीथिंग एल्स। उनको ये लगता है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे पहले परफेक्ट होगा, फिर ही मैं मार्केट में उसके बाद में बेचूंगा। और वो परफेक्ट कभी होगा ही नहीं ना, कभी नहीं। आपसे ज्यादा तेजी से दुनिया बदल रही है। So, आप जिस दिन अपने प्रोडक्ट को मानोगे कि मैंने उस दिन जो मेरी परफेक्ट की डेफिनेशन करी थी उस हिसाब से मेरा प्रोडक्ट रेडी है, बट आप रियलाइज करोगे कि दुनिया उससे 10 स्टेप्स आगे और चली गई है। सो इट्स अबाउट जस्ट गोइंग ऑन ग्राउंड, ट्राइंग, फेलिंग, एंड देन इवेंचुअली यू विल सक्सीड। बिकॉज़ एवरी कॉल विल टेल यू कि क्या नहीं करना है। क्या एग्जैक्टली, एवरी कॉल विल टेल यू कि मैंने ये बोला, अब ये नहीं बोलना है, बिकॉज़ दिस इज समथिंग जिसने मेरे को 100%। और मेरा इसमें थोड़ा सा एक ये भी बिलीफ है कि यार फेलियर से ऑब्सेस भी नहीं होना है। कई लोग फाउंडर्स होते हैं कि फेल होना ही होना जरूरी है। मैं कहूं क्यों जरूरी है? मतलब यार दिस इज समथिंग मेरे दिमाग में समझ में नहीं आता। अ लॉट ऑफ टाइम व्हेनेवर आई मेट समबडी दे से कि यार बिना फेल हुए तो कौन क्या ही सीखता है। लाइक मुझे लगता है कि फेलियर शायद आपको बताएगा कि क्या नहीं करना है,
बट सक्सेस आपको बता रही है एग्जैक्टली क्या करना क्या है Yeah. यार। अल्टीमेटली ना ये चीज मैंने नोटिस की है कि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में होता है बिना फेल हुए तो आप सक्सेस पा ही नहीं सकते। एग्जैक्टली आई मीन मुझे लगता है कि गलत है मेरे अकॉर्डिंग। 100%। इट इज ऑल अबाउट योर एग्जीक्यूशन और उस मार्केट अपॉर्चुनिटी को आप किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो। 100%। आप फेल ना हो ये मैं नहीं कह रहा, अगर आप फेल हो रहे हो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी मोटिवेटेड एंड कीप ट्राइंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि फेलियर से ऑब्सेस नहीं होना है कि फेलियर बिना तो जीवन में कुछ होगा ही नहीं। So you should never chase perfection, always chase speed as an early company because speed beats perfection every single time. फेल फास्ट फेल जी। Fail fast, fails cheap. जितना जल्दी गिरोगे उतना जल्दी उठोगे और उतना जल्दी iterate करके और grow कर पाओगे. So fail fast, fail cheap, number 1. Number 2 is always focus on iterating. Third has to be कि आपको ना consumer के problem statement को बहुत deeply समझना पड़ेगा. Like it is said ना कि you don't sell what you think the consumer wants, you don't sell what the consumer thinks they want, you should sell what the consumer actually needs. आपको एक strong need को solve करना पड़ेगा। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, वो एक काफी अच्छी पब्लिक लिस्टेड कंपनी चलाते हैं एंड आई वाज सिटिंग, वी ऑल वर सिटिंग इन फैक्ट वन डे एंड देन आई वाज लाइक अंकल यार व्हाट इज द मंत्रा फॉर सेल्स, कि सक्सेसफुल सेल्समैन कैसे बनेगा। तो उन्होंने कहा एक मेरे को बात बताओ कि अगर आपको एक हॉट डॉग का स्टैंड खोलना है आज। मैंने कहा चलो ठीक है, तो कि अगर आपको एक हॉट डॉग का आज स्टैंड खोलना है आप क्या चीज़ें कंसिडर करोगे। हम 4-5 लोग बैठे, एक ने बोला टेस्ट, एक ने बोला प्राइस, एक ने बोला फर्नीचर, दुकान का लोकेशन, दिस दैट व्हाट नॉट। ही सेड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नथिंग आउट ऑफ ऑल दीज, इट्स एक्चुअली अ स्टार्विंग क्राउड। जब तक आपको भूखी जनता ही नहीं मिलेगी, प्रोडक्ट आपका कितना अच्छा है क्या मतलब होगा तुम उसका। खाना बेच रहे हो खाने का, तुम सामान बेच रहे हो खाने का, हाँ तो जनता ही अगर खाने वाली ना हो मतलब What क्या is the उस use चीज of का? selling? आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया, बेच नहीं रहे, मतलब क्या उस चीज का। और मुझे तो एक चीज बहुत स्ट्रांगली लगती है कि आपके प्रोडक्ट का अल्टीमेट सत्य आपका रेवेन्यू है। आप दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना के भी नहीं बेच पा रहे और आपका कंपटीटर दुनिया का वाहियात प्रोडक्ट बना के भी बेच पा रहे हैं, मेरे फ्रॉम अ बिजनेस पीओवी ही इज मोर सक्सेसफुल। Yes, your problem statement is deeper. Yes, your vision is grander. Everything is there. But until you are not able to sell, what is the use case of that? Agreed. हाँ, okay. Coming back to the base. Yeah. 17th की आपकी एज थी. You were 17. GMV $2.7 million पे. You sold your company to the Dubai based कोई client है? जी. Okay. Now, so at that point of time you were living in Dubai. So it was, my family businesses are India, Dubai, so it was to and fro. Okay, got it. So you were in Dubai, then you came back to India. So I have worked with a lot of stuff. So my family was in India, Dubai, so India roots were always there. So India, Dubai was happening. Then I had joined my family business for a bit. I had tried investing, consulting companies, वो सब भी किया. And you were 17. 18 का हो गया था उस टाइम तक. 12th दिया है मैंने, but the point is कि 10th किया था, I never went to school, so it was private. Okay, so dummy kind of stuff. Because COVID था, स्कूल जाना नहीं got पड़ा it. anyway. Okay. So I got lucky with that. And lucky with that. So I was a pretty decent student. NEET में भी I wife appeared and I So did you're from crack. biology. Yeah, I'm from science because my dad is a doctor turned entrepreneur. Okay. तो तब तक exit नहीं हुआ था, तब तक he was like कि बेटा साथ में करो, क्या होता बैकअप हो जाए, ये हो जाए. But eventually when exit हो गया, conviction build up हो गया and all that. So that exit, like जो अभी recently जिसकी बात हो रही थी, A7 2022 में हुआ. A7 ना? ये साथी. A7 ही सॉरी. इसकी जो एग्जिट हुई थी ये 2022 में हुई है. हाँ. एंड 2022 में यू वर मैंने 12th, I'm 2005. 12th हो गई थी या फिर 12th में थे? 17. हाँ 2005 born, so 17-18 का होने वाला. तो 12th हो गई थी एग्जिट के टाइम में. 2022 में उसी आसपास की ड्यूरेशंस में हुई. ओके, सो यू गॉट योर फर्स्ट लाइक चेक पॉइंट की हाँ कुछ अब. हाँ, अब वो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बिल्ड हो जाता है ना यार कि यार आप धंधा भी कर रहे हो, रेवेन्यूज भी आ रहे हैं, मजा भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है. Then what happened, Himanshu? Then took a small break, you can say. I consulted, worked with a few ventures. उसके बाद में इवन फैमिली बिजनेस भी किया, इन्वेस्टर्स भी किया, प्राइवेट कंपनीज के साथ भी कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, थोड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी, इंडिया, सिंगापुर, दुबई, इन अलग अलग रीजन्स के अंदर. एंड देन वो हेल्थ केयर ने वापस खींच लिया. मुझे ऐसा लगता है कि सबसे रेवोल्यूशनरी कंपनी जो दुनिया में आज तक बनी है वो ऐसी कंपनी है जिन्होंने एक हैबिट चेंजिंग इम्पैक्ट लाया है इंडिविजुअल्स की लाइफ में. They have changed the way perceptions and beliefs are formed in this world. So, मतलब जैसे Zomato has changed the way food delivery functions, Apple has changed the way phone technology and communication functions. Right. So healthcare एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे अभी तक वो revolution आया नहीं है. And I really wanted to do something similar in healthcare that I can really build and bring a long-term, large-scale impact. So वो मेरा intent था. Okay. Then you have started with other things. But Himanshu, मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है. हाँ. इतना पैसा आने के बाद क्या किया, इन पैसे को क्या किया? बिकॉज यार एज तो वही है ना, 17-18 साल की एज है.
सोचा हाँ। नहीं कि कुछ अब सो आई वुड से थोड़ा कुछ करते हैं यार, अब थोड़ा लेविश लाइफ है, अब थोड़ा गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं घड़ियों पे, कपड़ों पे, घूमते हैं इधर उधर, ऐसा कुछ? बिकॉज उस एज में ना मैक्सिमम बच्चों की थॉट प्रोसेस ये रहता है, बट आपका 12 साल की एज से ही थॉट प्रोसेस बहुत अलग रहा है. एग्जैक्टली. वंस यू गेट दैट बिग नंबर ऑफ डील, उसके बाद वो जब अमाउंट आया बैंक में, हाँ व्हाट वाज योर फीलिंग? क्या सोचा कि अब क्या करना है, अब क्या करना है? यार, आई वुड से ना इन दिस फैमिली प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल. So, like, I feel my family has played a very, especially my mom and everyone has played a very strong role in keeping me grounded through and through by giving very strong reality checks. So that has been there, and like I feel one of the early learnings she gave me was कि आपके पास कितना पैसा है आपके पड़ोसी को भी नहीं पता होना चाहिए. ओके. मतलब थोड़ा सा लो की, बट यस उस टाइम जब पैसा आता है आप थोड़ा कूदते भी हो, आप उछलते हो, मन में तो लड्डू फूटते ही हैं कि तो यार आप सब कर लेते हो. जैसे मुझे घड़ियों का शौक है, तो मैंने अलग अलग खूब महंगी महंगी अलग अलग तरह की घड़ियां भी ली. मैंने अलग अलग तरह की घड़ियां ली. सबसे महंगी कौन सी थी यार? सो इन जनरल लाइक दे हैव टू ब्रांड्स, बनारस एचमायर एंड सीमियर, जिसकी मोस्ट ऑफ द वॉचेस है, एंड वन रोलेक्स इज देयर. बट बनारस एचमायर एंड सीमियर, दीज आर द मोर वंस दैट हैव मेड बेटर आउटकम्स ऑन. सो वो किया. फिर स्टार्टअप्स में पैसा डालने का ट्राई किया, क्रिप्टो निफ्टी में भी डाला. स्टार्टअप में एज एन इन्वेस्टर डाला. मतलब मेरा एक ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जितने में डाला सब बंद हो गई. So I know what exactly not to do in startup investments, and उसके बाद में थोड़ा बहुत investments in real estates and all also happened. But मुझे ये चीज थी कि यार अभी कमाया है, मैं आगे और कमा लूंगा. तो इस पैसे से सेफ नहीं खेलना है, इस पैसे को इससे लर्निंग्स लेनी है, कि रिस्क लेना है, बेट्स लेनी है. फेल हो गया तो भी क्या है यार, मेरे को ना मेरा घर चलाना है, ना मेरे को किसी को रोटी डालनी है, मेरे को मेरा खुद का ध्यान रखना है. और कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास जॉब ऑफर सारी बड़ी कंपनी से कुछ ना कुछ मैं ज्वाइन कर ही लूंगा. इतनी सारी चीजें, बिकॉज है कनेक्शन सारी बड़ी कंपनीज में को, अगर मैं आ चाहूँ, मैं काफी बड़ी कंपनी में को ऑफर आते रहते हैं. सो आई कैन ज्वाइन अ कंपनी. सो मेरे को पता था कि यार कुछ नहीं होगा तो भी इससे या तो जीत या तो सीख, मैं सीख तो बहुत लूंगा इस चीज से. तो वो इंटेंट के साथ में देना सारे बिल्डिंग ये काफी अच्छा. फिर स्केलिंग एंड एवरीथिंग हैपेंड, एंड थोड़ा बहुत इन्वेस्ट, काफी पैसा डुबाया मैंने, बाकी मतलब काफी अच्छा खासा पैसा डुबाया था. एंड देन उसमें से कुछ जो पैसा बच गया, देन आई पुट दैट इनटू नेक्सेरा. And then वहाँ से फिर उसको भी. How did this Nexera came into the picture? Let's come to the Nexera now. Like how is this coming up? किस तरीके से आया? क्या problem statement देखी आपने? Everything. So अभी let's coming to the topic Nexera Health, which is something you are building right now. How did this happen? Like what is that problem statement जो आपने देखा that has motivated you to start with Nexera? Sure. So I would say that it was like a combination of a lot of complementing things happening together. So from very basic stuff like my family coming from a background of healthcare, so I've seen my dad practice as a kid. So healthcare तब से थोड़ा सा था. फिर आता पेरेंट्स मेडिकल में, तो वो भी था कि अभी तो डॉक्टर ही बनेगा, अभी भी डॉक्टर बनेगा. प्लस एज आई सेड कि हेल्थ केयर में इनोवेशन नहीं आया, एक वो चीज़ थी. तीसरा जब मेरे को ये हो गया कि यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है, बैकग्राउंड हेल्थ केयर का, एक थोड़ा सा एक स्पेशल कॉर्नर है हेल्थ केयर के लिए मेरे पर्सनली भी, मतलब कि इसमें बिल्ड करना है. एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट मल्टीपल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, स्पेसिफिक नीशेस से लेकर एक सिंगल हेल्थ केयर सर्विसेज, अलग अलग चीजें हमने करनी शुरू करी. और मेरे को ये था कि भाई मेरे को करना B2B है हेल्थ केयर के अंदर, बिकॉज B2C इज लाइक अ रिलेशनशिप, B2B इज लाइक अ मैरिज. रिलेशनशिप्स कीप्स ब्रेकिंग अप, पैचिंग अप एक्सेट्रा, क्लाइंट आएगा जाएगा. B2B इज लाइक अ मैरिज, क्लाइंट को कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, बट एक बार शादी होगी डाइवोर्स रेट्स बहुत कम होते हैं, रिकरेंस हमेशा रहेगा. राइट. सो हमें था कि भाई B2B में करना है नंबर 1. वो चीज होने के बाद में फिर हमने कहा कि यार अब क्या बिल्ड करें एग्जैक्टली. अलग अलग पायलट्स ट्राई किए. फिर हमने ना HRs जो थे उन लीडर्स को हम खाने पे लेके जाने लगे, उनके दुख समझने के लिए, कि आप HR के दुख समझने के लिए. CHROs, बिकॉज हेल्थ केयर बेनिफिट्स जो होते हैं वो HR के अंडर में आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर ही आते हैं, which is the EAP, which is the Employee Assistance Programs. तो हम उनके जाने लगे कि भैया आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है. तो एक चीज मैंने देखा कि कोविड तक कंपनीज एम्प्लॉय असिस्टेंस के नाम पे सिर्फ इंश्योरेंस देती थी, बट कोविड के बाद में एक अपकमिंग बूमिंग ट्रेंड आया है वेयर कंपनीज हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी बियॉन्ड दैट आल्सो, विच इज कि पहले या तो आप सिर्फ उसमें पैसा देते थे, दैट इज की इंश्योरेंस में, बट अब आप एम्बुलेंस का भी दे रहे हो, डेंटल केयर का भी दे रहे हो, डायग्नोस्टिक का भी दे रहे हो, टेली हेल्थ का भी दे रहे हो, मेंटल हेल्थ का भी दे रहे हो, बाकी जितनी सर्विसेज सबका दे रहे हो, अलग अलग सर्विसेज का पैसा दे रहे हो. सो वी लाइक ओके चलो इसी को अपने को बिल्डअप करना है. तो इसमें हम बिल्डअप कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि भैया
आप मेरे को बताओ कि आपकी एग्जैक्ट क्या है कि भाई वो कहता है कि उसको 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई आपने Okay. कि आज मैं एक एचआर हूं तो मेरे को 5 सर्विसेज के लिए 5 डिफरेंट वेंडर्स के पास जाना पड़ता है which makes it very inefficient for me to avail all these services. Agreed. Number 1. Second problem statement that came was कि मैंने 5 डिफरेंट वेंडर्स को सर्विसेज तो दे दी, उसके बाद में मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, मेरे को हर एक वेंडर को सेपरेट सेटअप कॉस्ट देनी पड़ रही है, सेपरेट डिप्लॉयमेंट कॉस्ट देनी पड़ रही है, इससे मेरा एंड कॉस्ट एज अ कंपनी इंक्रीज हो रहा है. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसने बताया कि मैंने ये सब कर भी लिया बट स्टिल देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेस थ्रू विच आई कैन ट्रैक द आउटकम्स दैट आई हैव put in X amount of capital into my employee health and well-being. What is the ROI I'm getting out of it? ये 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे और हमें SaaS में बिल्ड करना था. बट इससे एक चीज ये भी क्लैरिटी थी भाई इंडिया में तो नहीं करेंगे. रीजन बीइंग कि इंडिया के अंदर मार्केट पेनिट्रेशन बहुत ही मुश्किल है, लोग सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं देते हैं, इंडिया पेमेंट टाइम पे आते नहीं है एंड इंडिया इज अ वेरी लो ट्रस्ट सोसाइटी. वन ऑफ द मोस्ट क्लियर एग्जांपल्स ऑफ इंडिया बीइंग अ लो ट्रस्ट सोसाइटी इज कि आप देखो आपका दूध वाला भी आपसे महीने के एंड में पैसा लेके जाता है, आप उसको भी पहले पैसा नहीं देते हो कि चुरा लेगा, उसमें भी ये बोलते भैया कल आना राइट. एंड में महीने के एंड में पैसा दोगे और टाइम पे नहीं दोगे आप, राइट. भाई यूएस एंड दीज मार्केट्स आर मच मोर डिफरेंट इन दैट पीओवी. हमें कहा कि बाहर के मार्केट्स के लिए बिल्ड करना है, सो बिल्डिंग फ्रॉम इंडिया to the globe so that our cost center remains in India and we are selling in the global markets. So one of the other observations which I have seen between a developed economy like US or Singapore and a developing economy like India has been कि यार if you really see India में intangible assets की इज्जत नहीं है. Which is कि आज मैंने आपको tangible is something that can be touched, felt, seen, whatever. So मैं आज आपके पास में आता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये 10 रुपए की चीज है, ये आपका आधा घंटा सेव करेगी, इंडियन मार्केट में चीज नहीं बिकेगी, यूएस में वो बिक जाएगी. लोगों को टाइम की इज्जत है कि मेरा 10 मिनट बच रहा है तो मैं इस चीज को खरीद लूंगा. इंडिया में वो एक 100 रुपए के कूपन कोड के लिए वो अपना 1 घंटा खराब करेगा स्विगी जोमेटो के ऊपर. वही इंडिया में आता हूँ कि 10 रुपए की चीज है, प्रोडक्ट है, ये ले लो आप, तो आप मेरे से खरीद लोगे. Agreed. Which is that's the major difference. So हमने कहा यार बाहर के मार्केट्स के लिए बिल्ड करते हैं. तो हम नेक्सेरा में क्या सीन है कि वी आर अ SaaS प्लेटफॉर्म. हम 500 से 2500 लोगों की कंपनीज को टारगेट करते हैं जिनको हेल्थ केयर बेनिफिट्स चाहिए. Okay. एंड देन फिर वो हमें $5.99 पर एम्प्लॉय पर मंथ देती है सब्सक्रिप्शन फीस, Okay. जिससे उनको प्लेटफॉर्म की एक्सेस मिलती है. एम्प्लॉयर जो CXOs हैं, CHROs हैं, उनको डैशबोर्ड मिलता है और एम्प्लॉय को ऐप मिल जाता है जिसमें सारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं. As in, like, क्या डायग्नोस्टिक्स, टेली हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एम्बुलेंस, डेंटल केयर, इंश्योरेंसेज, वेलनेस रिट्रीट्स, एवरीथिंग. Everything in only one platform. वन ऐप पे जो पहले उसने जिस चीज के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप कर रखे थे, हमारा एक सिंगल now it's getting everything in just a single platform, that is Nexera. नेक्सेरा हेल्थ, जिसमें हमारे पार्टनर्स होते हैं उसके थ्रू सर्विसेज देते हैं. एंड देन आपने एक सब्सक्रिप्शन वॉलेट मनी का अमाउंट सेट कर दिया है. दैट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम $800 to $2,000 जो एम्प्लॉय के वॉलेट में दिख जाएगा. सब्सक्रिप्शन फीस हमारा हो गया, देन वॉलेट मनी सेट हो गया, एंड नाउ इट्स ऑन द एम्प्लॉय ऑन व्हाट सर्विसेज दे वुड लाइक टू ऑप्ट फ्रॉम दैट मनी. Okay. सो अर्लियर या तो कंपनी ने मेंटल हेल्थ ले लिया तो उसको मेंटल हेल्थ चूज करना है, अगर नहीं चाहिए तो फिर आप मत यूज करो, पैसा तो लग गया. यहाँ पे ये कि पैसा आपके ऊपर है, आप किस चीज पे यूज करना चाहते हो. सो इट्स अबाउट गेटिंग देम द वैरायटी व्हाट दे वुड लाइक टू ऑप्ट फॉर. So a 40-year-old might use that money to buy insurance for his kids, Agree. while a 22-year-old might use that money to take a wellness retreat. Yeah. It's about letting them define whatever services What they they would like want. to opt for. So वो हमारा मेन POV है. साउथ ईस्ट एशिया और यूएस 2 मार्केट्स हैं और अब हम इंडिया यूएस कॉरिडोर पे स्पेसिफिकली ज्यादा बिल्ड कर रहे हैं. And you started this in year? This Nexera product has been मोटा मोटा 9-10 महीने हो चुके हैं कमर्शियल लॉन्च हुए प्रोडक्ट. 9-10 महीने ही हुए हैं बस. But not even a year. Yeah, commercial. And you are like doing like कितना भी traction आ रहा है इस पे? We are doing a GMV of $2 to $3 million right now. $2 to $3 million. Yeah. Wow. यार यहाँ पे वो चीज आती है स्टोरी, लाइक वो जो हमने स्टार्टिंग की बात की थी ना, स्टोरी सेलिंग स्किल की. Now how this like a B2B you never did initially? नहीं, my last company again. नहीं, इस लेवल पे मतलब फर्नीचर, हाँ मतलब क्लाइंटेल डिफरेंट था. वहाँ पे हम रियल एस्टेट को बेच रहे थे, उससे पहले लाल एस्टेट को बेच रहे थे. तो यहाँ इस पे clientele पहली में- सेल्स कैसे आई? लाइक हाउ लाइक यू रीच्ड आउट टू डायरेक्टली द कॉर्पोरेट्स? श्योर. सो मुझे B2B के अंदर लगता है कि अगर आपको एक B2B सक्सेसफुल सेल्स कंपनी बनानी है, सेल्स करनी है, तो आपको 3 फेजेस में डिफाइन करना पड़ेगा अपनी सेल्स की जर्नी को. ओके. एक B2B धंधे की सबसे पहली सेट ऑफ सेल्स हमेशा आपके पर्सनल नेटवर्क से आती है. अग्रीड. नो वन कैन एवर सेल योर कंपनी बेटर देन योरसेल्फ.
Yes. बिकॉज ना कि समुद्र जितना सिलेबस है, बाल्टी तालाब जितना याद होता है, बाल्टी से लिखता हूँ मग्गे जितने नंबर आते हैं, इन द सेंस जो वैल्यू जो आप बिलीव करते हैं अपनी कंपनी की, उससे कम होती जाएगी आगे के एम्प्लॉयज के अंदर. Right. सो फर्स्ट सेल्स विल ऑलवेज कम फ्रॉम योर ओन पर्सनल नेटवर्क एंड रेफरल. जैसे आज मैं किसी को जानता हूँ, मेरा नेटवर्क है, मैंने उनको रीच आउट किया कि सर आप मेरा प्रोडक्ट रेफर करो या आप खुद खरीदो. सो हमारी भी अर्ली सेल्स वहां से आई. सेकंड फेज में हमने क्या किया कि यार हम व्हाई नॉट वी पार्टनर विद कंपनीज दैट हैव ऑलरेडी मेड इट बिग. सो वी पार्टनर्ड विद इंश्योरेंस टेक एंड एचआर टेक कंपनीज. So हमने कहा कि यार आपका अच्छा नेटवर्क है, आप हमसे पार्टनर कर लो. तो these insurance tech and HR tech companies we partnered with and then we sold the product through them, जिसमें उनको कमीशन मिलता और हमारा सेल्स हो रहा था. एंड थर्ड फेज में फिर हमने इन हाउस सेल्स सिस्टम्स बिल्डअप करना शुरू किए. इन हाउस सेल्स सिस्टम्स में 3 तरह के सिस्टम्स हो गए. आउटबाउंड, इनबाउंड पार्टनरशिप्स. आउटबाउंड के अंदर हमारे क्लाइंट कॉल करते हैं, हमारे सेल्स के लोग कॉल करेंगे, लीड जनरेट करेंगे. इनबाउंड में किसी को पता चला हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे शार्क टैंक की पिच देख के या कुछ भी देख के, तो वो हमें रीच आउट करेंगे. और पार्टनरशिप वाला कॉन्स्टेंटली आपका रेवेन्यू सोर्स आता रहेगा. शार्क टैंक, now this is something जो मैंने भी देखा था. and I was very like, मैं देख के वाला I mean okay, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा कि आप जिस तरीके से अपनी स्टोरी बता रहे थे कि आई हैव टू कॉल दिस गाय किसी भी तरीके से. एक बार तो अगर मैं अगर पॉडकास्ट करूंगा देन आई विल टॉक टू हिम पर्सनली. हाउ दिस लाइक शार्क टैंक वाला थिंग हैपेंस भाई? किस तरीके से स्टार्ट किया? मतलब चलते फिरते लगा कि चलो ऑडिशन दे देते हैं, या फिर कैसे? यार देखो, मुझे थोड़ा मतलब चलते फिरते दिया था, बिकॉज यार इतनी हजारों एप्लीकेशंस आती है, यू डोंट इवन नो कि सारी एप्लीकेशंस गो थ्रू होती है या नहीं होती है, राइट? सो आई वाज आल्सो थिंकिंग, बट हाउ शार्क टैंक हैपेंड वाज कि फॉर्म डिप्लॉय हुए थे लास्ट ईयर, एंड देन हर जगह वो आ रहा है. हमारी कंपनी को मतलब 2 महीने हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ था. 2-3 महीने पुराने था. अप्लाई करा तो 1 महीने पुराने थे. शार्क टैंक शूट तक हमारा 3 महीने हुए थे कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्च को. सो फॉर्म्स आ रखे थे, हर जगह वो मार्केटिंग कर रहे हैं, फिल द फॉर्म. मैंने कहा यार चलो भर देते हैं. आपको थोड़ी लगता है कि हो जाएगा. एंड देन वो हुआ. फिर उनका आया कि पहले एक बेसिक फॉर्म भरा, एक डेमो वीडियो था. फिर उनका आया कि एक और डिटेल फॉर्म भरो, फिर एक 3 मिनट का पिच भेजो. फिर वीडियो पिच होता है, वीडियो 3 मिनट का हिंदी में रिकॉर्ड करके आपको भेजना होता है. फिर वो हुआ. उसके बाद में फिर हमारा बॉम्बे ऑडिशन हुआ. बॉम्बे के फिर हुआ कि सर आपका शूट होगा. शूट हुआ. शूट के आदमी होता है ना कि जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं होता है. हाँ. फिर हम गया भी, और सीजन ओपनर भी थे हम. सेकंड एपिसोड हमारा था. एग्जैक्टली. सो हमारा उसी तरह हुआ. हमारा प्योरली ऑर्गेनिक था. तो उसमें हमारा, कई लोग कहते हैं कि रेफरल से भी होता है, उस चीज से होता है. हाँ यार, लॉट ऑफ पीपल से कि ना आपकी जान पहचान होनी चाहिए, उससे लोग आते हैं. आप लाइक व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? यार फॉर मी और एनी ऑफ द पीपल दैट माय फ्रेंड्स वेंट, और एनी ऑफ द पीपल आई हैड द शूट विद, नन ऑफ देम हैड रेफरल वाला सीन. या एवरीवन केम ऑर्गेनिकली. एंड आई फील यार हो जाएगा. तो कनेक्ट से कितनी आएंगे यार, बाकी उनको भी तो अच्छी कंपनीज एट द एंड चाहिए. तो अल्टीमेटली वो लोग क्या देखते हैं किसी भी स्टार्टअप को सिलेक्ट करने से पहले, कि किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं? मतलब यू जस्ट स्टार्टेड. यार मुझे लगता है कि ये रियलिटी शो है. हाँ, इनको चाहिए मसाला. अगर आपकी कहानी में मसाला है तो ये आपको सेलेक्ट कर लेंगे. यार मेरा B2B धंधा 1 महीने पुराना, 3 महीने पुराना, क्यों मेरे को सेलेक्ट करेंगे वो मेरी कहानी के लिए? एग्जैक्टली. 12 साल, 12 साल, 14 साल, 17 साल. Exactly. उनको तो यही चाहिए ना यार. एट द एंड इट्स ऑल रियलिटी शो. शार्क टैंक इज, लोग वो कहते हैं कि शार्क्स को पता नहीं होता कि बिजनेस कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है. आई हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी पीपल कि शार्क्स खुद सेलेक्ट करते हैं कि इनको कौन सी पिच में बैठना है, कौन सी पिच में नहीं बैठना. सीरियसली? 100%. यार आप, मेरे को 100% लगता है कि इनका कॉन्टेक्स्ट होता है कौन सा धंधा आ रहा है. बट आई डोंट बाय दिस कि आपको पता ही नहीं कि आप बिजनेस कौन सा हो रहा है, बस बैठे उस पिच के अंदर. So, Agreed. आई तो फील की तो जनरली हमें तो टीवी पे वो 10 से 12 मिनट का दिखता है बस. हाँ. एक्चुअल पिचिंग कितनी देर की होती है? पिचिंग कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 1 hour to 2 hours. लाइक तुम्हारी, आपकी कितनी थी? मेरी शायद 1.5-पौने 2 घंटा चला था. 1.5 घंटा? तो 1.5 घंटे में ऐसी क्या डिस्कशन चला? देखो शुरू में तो धंधे ही बात हो रही थी, फिर लड़ाई होनी शुरू हो गई. तो मतलब सब कुछ ही होता है. फैमिली बैकग्राउंड पे भी डिटेल में बहुत चले जाते हैं. बहुत जाते हैं. मतलब मेरे केस में हुआ था कि क्या बैकग्राउंड है, कि क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितना बड़ा बिजनेस है, क्या है. और आई गेस उससे भी वो जज कर लेते हैं कभी कभी कि क्या है क्या नहीं. और आपकी किस्मत पे भी होता है, पता है. मतलब आप गए हो, शार्क ने आपको क्वेश्चन पूछा है, वो सेम क्वेश्चन शार्क ने किसी और को किसी दिन सेम पूछा है. आपने जो सेम रिस्पॉन्स दिया दोनों लोगों ने, उसके रिस्पॉन्स पे कुछ रिस्पॉन्स अलग होगा, आप वाले पे शार्क्स का रिस्पॉन्स कुछ अलग होगा. एग्जैक्टली यार, मैंने कई होता है कि आप शार्क टैंक पे क्यों आए हो, कि मार्केटिंग के लिए आए हो, कि बहुत अच्छी बात है, आओ. यू आर अ गुड गाय, यू आर ऑनेस्ट गाय, जेन्युइन गाय. और अगर आप किसी को दूसरा बोलेगा कि तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा, किसी दिन अमन गुप्ता उस बात पे झाड़ भी देंगे. और वो खुद फिर रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में जाके बोलते हैं कि शार्क टैंक में अगर आपको पैसा नहीं भी चाहिए, मार्केटिंग के लिए आ जाओ. मार्केटिंग के लिए आ जाओ. एग्जैक्टली.
यार ये तो बड़ा यार मतलब वो भी टायर्ड ही होते हैं, मतलब पूरे दोगलापन नहीं है ये। दिन दोगलापन है। और वो भी हो रहा है ना कि वो खुद भी पूरे दिन टैंक पे सुबह से शाम तक बैठे हैं, तो हो जाते हैं। बट ये चीज है यार, मतलब मैंने किसी चीज पे रिस्पॉन्स कुछ तो दिया था कि हाँ, वो एक चीज हुई थी कि मैंने उनको बोला कि मैम 1 मिनट लेट मी कंप्लीट एंड देन आई विल आंसर द Exactly. क्वेश्चन। उस पे मेरे पे सब लोग एकदम वो हो गए थे कि ये ईगो है, ये Ego है, आप में और arrogant है। सेम चीज एक लेडी ने करी थी, तो उसको विनीता बोलती है आई लाइक यू, यू आर अ लीडिंग बॉस लेडी। या सो ये चीज यार थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतलब अनफेयर भी है एक तरीके से। हाउ कि- डिड यू टेक दिस थिंग? यार जब शार्क टैंक केम तो थोड़ा सा काफी ट्रोलिंग वोलिंग हुआ था, लोग मतलब मेरे पेरेंट्स के डीएम में पहुंच गए, ये हो गया वो हो गया, रेडिट पेज बन रहा है, हर जगह परसेप्शन है। बट ओवर टाइम मुझे लगता उस टाइम काफी डिप्रेसिव लगता था कि भाई यार ये गलत हो रहा है, क्या हो गया। मैंने ये सोचा कि मैंने कुछ जो 8-10 साल अपने जीवन की मेहनत करी है, अब मेरे को पे ऑफ करेगी, लोग मुझे पहचानेंगे मेरे काम के लिए। बट उल्टा वो क्रैब मेंटालिटी थी, लोग एकदम जज कर रहे हैं, वो सब चीजें हो रही है, तो उस टाइम थोड़ा बुरा लगा। बट यार अब मैं जब वो देखता हूँ ना उन चीजों को पीछे मुड़कर, तो मुझे लगता है कि यार अब किसी को कुछ याद नहीं रहता कि शार्क टैंक पे क्या हुआ था, सबको याद रहता है कि शार्क टैंक पे आया था। और एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाती है, एक ट्रस्ट वैल्यू, क्रेडिबिलिटी क्रिएट होती है। अब अपनी कंपनी के सेल्स टेक में डालते हो कि शार्क टैंक पे आए थे, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सेल्स क्रेडिबिलिटी भी क्रिएट कर देता है। Exactly. After doing Shark Tank, you must be getting a lot of requests, connections, लोग पहचान रहे होंगे. या How did that help you to create more network and to create, you know, your business point of view से to create more sales? यार बहुत हेल्प होता है, मतलब एक ना आपका एक पर्सनल ब्रांड वैल्यू बन जाता है, हर जगह आपको इनवाइट होते हो आप, मतलब यू गेट इनटू द रूम्स वेयर यू वुड नॉट गेट अदरवाइज। बिकॉज यार इफ यू सी एट माई एज ऑल्सो पीपल वुड प्रेफर नॉट टू टॉक टू मी। यार 18-19 साल का हूँ तो यार बड़े Until they know you. अंटिल दे नो मी, बट उससे एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो गया कि अच्छा आया हुआ है तो कुछ तो समझदारी कुछ तो कर होगा। रहा होगा। हाँ. तो वो चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेल्प करती है, आपके लोगों का आपके ऊपर देखने का आपका पीओवी चेंज हो जाता है, क्रेडिबिलिटी बहुत बिल्ड हो जाती है कि कंपनी जेन्युइन है। सो या लाइक इट हैज इट्स ओन pros and cons, but broadly I would say it was decent only thing. But यार if you see Shark Tank में भी ना जितने भी young founders आते हैं, I will tell you a very honest reality check of Shark Tank. इस बार Shark Tank पे 6 से 7 कंपनीज आई थी टीनेज फाउंडर्स की। Wow. उसमें से सिर्फ मेरी कंपनी चल रही है, बाकी सब कंपनीज बंद हो चुकी है। Okay. इनफैक्ट जो यंग फाउंडर्स को शार्क टैंक पे कमिटमेंट मिली फंडिंग की, उन सारे फाउंडर्स को मोस्टली जिन्होंने कमिटमेंट भी दी, शार्क्स ने घोस्ट कर दिया और एंड में मना कर दिया। यार ये क्या सीन चलता है? मतलब अल्टीमेटली जो टीवी में दिख रहा है कि हाँ मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, हाँ. एक्चुअल में वो देते नहीं है. हाँ, बहुत हार्डली 50% डील्स कन्वर्ट होती है। और उसका पीओवी पीछे का ये रहता है कि आप जब जाते हो शार्क टैंक के ऊपर, दे वुड लाइक दे से कि हम एक एलओआई दे रहे हैं कि लेटर ऑफ इंटेंट दे रहे हैं कि आपको ये फंडिंग हम देंगे, फिर आगे फिर ड्यू deal होगी। डिलिजेंस में वो खत्म कर देते हैं. नहीं, उसमें क्या होता है, या तो शार्क्स मना कर देंगे या फिर वो फाउंडर मना कर देगा, डीडी फेल हो जाएगी। बट आई हैव सीन केसेस जहाँ पे शार्क ने मेरे फ्रेंड को फंडिंग मिली, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको फंडिंग मिला, वहां पे एकदम बोला कि बच्चे हो ये हो, मैं आपको फंडिंग दूंगा इतने लाख की, फिर उनको बोलते हैं कि आपकी डीडी हम 1 साल बाद करेंगे। तो यार ये तो फिर बेसलेस कॉन्वर्सेशन हो गया ना। वो कंपनी आपके लिए 1 साल वेट थोड़ी करेगा, 10 महीने वेट थोड़ी करेगा कि आप तो फिर खत्म हो करो। जाएगा. एग्जैक्टली यार, उनका शूट हुआ अगस्त में, उनको कहते हैं मार्च में करेंगे, मार्च के आगे देखेंगे, फिर उसको 3 महीने डीडी खींच देंगे, उनका तो 1 साल चला गया ना कंपनी का यार। सो ये भी होता है, कई लोग मतलब शार्क्स पीआर के लिए तो वहां पे तो एकदम बोल देते हैं कि बच्चे हो ये हो वो हो, फिर एंड में कह देते हैं धंधा अच्छा नहीं है तुम्हारा, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये तो आपको उधर भी दिख ही रहा था ना कि धंधा अच्छा है या नहीं है। अग्रीड. अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि शार्क टैंक से निकलने के बाद कुछ लोगों ने आपको अप्रोच किया हो वापस, या फिर आपने कभी किसी को वापस अप्रोच किया हो? Ritesh, sir has been someone we have been in constantly touch with, and he is like truly the most genuine person. जैसे हमारा शार्क टैंक खत्म हुआ, उसके फ्राइडे को हमारा शूट था, सैटरडे को रितेश called me for a breakfast. He spent a few hours with me one on one and gave me so much of genuine advice and help. वाओ. रितेश अग्रवाल. रितेश अग्रवाल 100%. ही इज द वन. आई मीन जिनको देखते हमने भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा था. आई मीन जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हाँ, आई मीन ही वाज द फर्स्ट वन. I guess he's the most relatable story for everyone. एग्जैक्टली. And if you see, this person has grown in media. मतलब right from when he was 18-19, Yep. तब से he has been in the limelight. He has been on the news channels. He's tackling interviews. everything. मतलब वो 19-20 साल के लिए था, वो पेटीएम के विजय शेखर शर्मा और दोनों साथ में इंटरव्यूज दे रहे हैं न्यूज चैनल्स को, एग्जैक्टली उनके ऑफिस में. उनके ऑफिस में. हाँ. So these things they have grown. He has grown in the light. You know So, what to like. most relatable stories. चलती क्या चीज है. He knows how to चलती क्या चीज़ है. His, if you see, like very well contemplated thoughts.
you will never see him talking bad about anyone. He is like, do you think कि is this like कि पर्दे के पीछे वाला और पर्दे के सामने वाली चीज सबको यार सेम? मेरे लिए तो पर्दा सेम था दोनों जगह. So for me तो he was very genuine and very helpful. Even most of founders I know he was very helpful. Like in fact वहाँ पे क्या मेकअप आर्टिस्ट और वो भी ना ऐसे गॉसिप करते रहते हैं. So they talk कि how these sharks also gossip about each other and all that. But they all are like Ritesh never does anything of that sort. Very high value individual. Wow. So this Shark Tank, after the Shark Tank, कितने सारे लोग पहचान गए थे कि हिमांशु कौन है, कितने सारे लोग पहचान गए थे कि नेक्सियरा क्या करता है, राइट? कहीं भी आप जाते थे, पीपल नो यू बाय एनी हाउ, दे नो यू, योर कंपनी, योर कॉर्पोरेट, ये व्हाट यू डू, उनको पता है, राइट? एंड डेफिनेटली उस चीज ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प की होगी, जो आपका अभी GMV $3 मिलियन जो टच होने जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं शार्क टैंक हैज प्लेड अ गुड रोल. One of the most important thing is कि what if somebody who's not or who hasn't like have not visited Shark Tank. For example मैं हूँ, मैं Shark Tank नहीं किया, बट मैं किसी एक इवेंट में जा रहा हूँ, वहां पे मुझे नेटवर्किंग करनी है. Before going to Shark Tank, you were you were going to a lot of events. I have seen in multiple events, हम मिले, right? What is that networking skill? मतलब how do you convince that elevator pitch? Because last podcast में when I was with Tushar bhai, he explained me about elevator pitch. What was your elevator pitch to the investors? यार सो फर्स्ट इज कि नेटवर्किंग ना थोड़ा सा मुझे ट्रिकी गेम लगता है. मैं हजारों इवेंट्स में गया हूँगा शायद अर्ली स्टेज में. मैंने बहुत कम कर दिया है टू बी ऑनेस्ट नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना. आई गो टू वेरी सिलेक्टिव वंस. बट बैक देन आई वुड से कि मैं हजारों लोगों से मिल रहा था, बट अगले दिन वो कार्ड डस्टबिन में जा रहे थे, नाम मेरे दिमाग से भी गायब हो रहे थे. सो ना नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अर्ली स्टेज में, बिकॉज आप नहीं जानते कि आप किससे किसको मिलोगे, राइट? बट मीनिंगफुल नेटवर्किंग इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट. जब आप किसी से बात करो, आप एक एक्चुअली 100 से एक मिनट बात करने के, अगर आप 10 से 10 मिनट बात करोगे ना, आप एक्चुअली उसके धंधे को समझ पाओगे, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को समझ पाओगे और कुछ एक्चुअली कोलैबोरेटिव कुछ फिगर आउट कर पाओगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नेटवर्क वेरी मीनिंगफुली विद गोइंग डीपर इनटू व्हाट द POVs आर एंड व्हाट हाउ द पर्सन इज टॉकिंग, व्हाट दे आर नॉट टॉकिंग एंड ऑल दीस स्टफ. नंबर 1. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा आई वुड से कि इन्वेस्टर्स के साथ जब आप बात करते हो ना, आपको बहुत ही एक तो वो क्लैरिटी दिखना चाहिए उनको. आप अगर खुद कंफ्यूज ना, आप उसको प्रोडक्ट कैसे एक्सप्लेन करोगे? और बहुत ही शॉर्टेड क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पास में जाओ कि भाई साहब ये चीज थी और इसको मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ और मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ. द अटेंशन स्पैन इज वेरी शॉर्ट. सो फर्स्ट 1 मिनट में आपको ये कन्विंस करना है कि इस आदमी के साथ मेरे को अगले 20 मिनट निकालना वर्थ है. Agreed. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट POV रहता है. मैं एक और चीज हमेशा एम्फेसिस देता हूँ, दैट ऑलवेज बी काइंड टू पीपल एंड have intent to genuinely help someone. Be grateful and help. Like एक मेरा स्टोरी था, उस कल ही मैं रिकलेक्ट कर रहा था किसी के साथ बैठ के कि ग्लोबल फिनटेक्स फेस्ट होता है बॉम्बे में, वहाँ पे GFF, वहाँ पे मैं गया हुआ था एंड आई वाज आउट टू अ चाइनीज रेस्टोरेंट नियर बाय इन BKC फॉर लंच. पूरा रेस्टोरेंट पैक था. एक आदमी आया एकदम पसीने में, जापानीज बंदा था, थका हुआ. मैंने कहा यार just come join, have lunch with me. तो ये लाइक वो भी इसको जगह नहीं मिली थी कि ठीक है ओके. वी स्टार्टेड हैविंग वर्ड्स, हमने काफ़ी ऐसे लंच साथ में किया, काफ़ी अच्छी कॉन्वर्जेशन करी, सब कुछ किया. बट एंड में आई गेव हिम माई बिजनेस कार्ड एंड ही गेव मी हिज बिजनेस कार्ड. ही वॉज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ Mitsubishi. Wow. And I was numbed for a second, but if you really see, मेरा उससे कोई expectation नहीं था, but it was just like an intent to help and it just played off. He made lot of introductions for me. And sometimes you don't know कहाँ से क्या चीज़ हो जाती है. जैसे मेरे काफ़ी नेटवर्क में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो मेरे आज दोस्त हैं या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे बिजनेस हेल्पर्स हैं. मैं किससे मिला एक कहीं जगह पे, उसने बताया कि जयपुर का एक बंदा है वो कंटेंट बनाता है. मैं उससे मिला, he introduced me to someone and मेरे 7th degree पे I met someone and he really changed the POV and the game for me. Are you talking about LLA? Yeah. I know. Yeah. So okay. So and now we are very close friends. Like we throw Diwali parties together. We host like Unicorn Founders for lunch. परसों हमने स्टेबल मनी के फाउंडर आए हुए थे जयपुर, उनके साथ उनको लंच पे होस्ट किया हमने साथ में. लाइक 500 मीटर मेरे घर से दूर. ऋषभ? अच्छा, श्यामनगर में तो है. हाँ. अरे लोकेशन मत रिवील करो यार. ओके,
ठीक है, वो कट जाएगा की बात नहीं है. So Rishabh is like हम जोधपुर connection भी है. So हाँ. you meet people and he's like one of, I feel Nivedan and Rishabh, these two people are the most genuinely helping and best people I have been able to meet in Yep. my life. Completely agree. Like the best part is कि our relation में we don't have expectations from each other. We actually are friends from the intent of being friends. And that's where they are able to be very honest with me always, and I'm always able to be very honest with them. And जब आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ना, आप डीपर रिलेशन कभी बिल्ड नहीं कर पाते. कहते हैं ना कि स्कूल में अच्छी दोस्ती होती है. Yep. तो दोस्ती इसलिए होती है ना कि यार आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है एक दूसरे से. The same game is with us. We don't have expectation, and they're always so genuine about advices and helping me, always doing something, always कि यार कुछ भी करेंगे कि मान चुका है. And that helps यार. और इतना मतलब वो बंदा यार इतना सेल्फलेस है. They don't do digital gold के ads. कहते हैं कि जो चीजें मैं बिलीव नहीं करता मैं वो ऐड नहीं करूंगा. We were discussing more about Nexera Health. Nexera you have started now, which is presently जो चल रहा है. How what is your point of view and what is your vision regarding Nexera? कितना बड़ा बनाने का सोच रहे हो? यार हमारा कितनी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है? यार if you see specifically enterprise healthcare and insurance is directly linked with the employer population. And if you are specifically post-COVID, it has been growing in a double-digit CAGR. So market has been growing very rapidly. Currently, the EAP market is around $500 billion, and the targeted $500 billion. Okay. And this the SAM that we are talking about is around $245 billion. So it's a pretty big market to serve in. From our intent, I feel our tagline itself is that building the next era of healthcare. So we really would like to double down it for the longer run, and more than an exit, I would like to build this company for a much larger and a longer of a pace, to be honest. So that's what the intent is कि भाई इसको थोड़ा सा और लंबा चलाना है और इसको और ज़्यादा कंपनी को स्केल करना है. Depends on the questions you're gonna ask. उल्टे सीधे गूगली मत फेंक देना बस. एकदम no filter. एकदम रोल तो मेरे को ही होना है बाद में. और सबसे ज्यादा कौन सी निकलती है? मैं कैमरा पे तो नहीं बोल रहा हूँ. Thank you everyone. Thank you so much for watching the episode. If you like the content, if you like the podcast, do like, do subscribe and do comment, because आपके हर एक कमेंट से हमें आइडिया लगेगा कि हमें अगले गेस्ट को और अगले गेस्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप करने हैं. बिकॉज हम वही आपके सामने रखना चाहते हैं जो आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ दे. थैंक यू सो मच एंड डू like, subscribe and share this podcast.